हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं फ़ारूक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फ़ारूक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, धर्म वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और कोई बात हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई हालचाल पूछना हो या कोई बात करनी हो। आपके लिए जितने भी छात्र हमसे पढ़ते हैं, भले ही थोड़ी संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं, आपको जो भी बात करनी हुआ करे, आपको पता ही है कि वीडियो क्लास तो होगी ही होगी और क्लास में बात करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। या जो भी बात हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता के दिया कीजिए, हम आपसे जो है पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई खबर, क्लास स्टार्ट करें, और कोई बात हो या कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, वरना हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, राजा महाराजा जो स्टार्ट होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जो मेन राजा महाराजा स्टार्ट होंगे वो आज की क्लास से स्टार्ट होंगे। आई बात समझ में। चलिए देखिए, इधर हम थोड़ा आपको जो है बैकग्राउंड बता देते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं साथियों। ज़रा इधर देखो तो ध्यान से सभी लोग। हमने कहा था आपसे कि जो हमारा इतिहास है 3 पार्ट में डिवाइड है बच्चों की नहीं। इतिहास कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। हमने पढ़ लिया था, बस 1 मिनट की कहानी है। देखो इधर, हमने कहा था भाई, पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा क्या है बोलो, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है साथियों, ऐतिहासिक काल, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ ली थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता थी। अब देखो, हमने आपसे कहा था कि ऐतिहासिक काल में हमने बताया था आपसे कि जब वेदों की रचना हो रही थी, तो उस समय को क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। जब वेदों की रचना हो रही थी, इसमें सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी, है कि नहीं। तो उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी, क्योंकि वैदिक काल में वेदों की रचना हो रही थी, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। ये वैदिक काल साथियों कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1500 BC से लेकर 600 BC तक। कब तक रहा था? 1500 BC। ऊपर वाली लाइट बंद कर देते हैं, शायद यहाँ पर वो आ रहा होगा, 1 मिनट रुको। ये ठीक है। ऊपर वाली लाइट बंद कर देते हैं, उससे यहाँ पर चमक रहा होगा, है ना। चलो देखो इधर, तो वैदिक जो काल रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1500 BC से लेकर 600 BC तक। अब ये वैदिक काल भी 2 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन सा? एक तो था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, अरे बस 1 मिनट की कहानी है। और यहाँ क्या था बोलो, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला था? तो भाई 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 BC से लेकर कितना बोलो, 600 BC तक। बस इतनी आप बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 600 BC तक हम पढ़ चुके हैं साथियों हम लोग, है ना। मतलब ये हुआ कि भाई उत्तर वैदिक काल कंप्लीट कर लिया था, 600 BC तक। अब हम 600 BC से आगे की कहानी पढ़ेंगे। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी साथियों, है ना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें साथियों, ध्यान से क्लास कीजिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि लोहे की खोज कब हुई थी, तो आप कह देंगे उत्तर वैदिक काल में हुई थी गुरुजी। किस जगह पर हुई थी? लोहे की खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोहे की खोज हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक जगह है अतिरंजी खेरी। तो अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो चुकी थी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि लोहा जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये बताओ, है ना। लोहे से ही तो सब काम होता है, पूरा का पूरा रेलवे लोहे पे डिपेंड है। हम लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई तवा जो भी है, वो लोहे से ही बना होता है। और ये जो स्टील और एल्युमिनियम होता है, उसमें ज़्यादातर तो लोहा ही होता है। 99% लोहा, 1% दूसरी धातु, 100% क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, लोहे का आविष्कार हो गया साथियों। और जब लोहे का आविष्कार हो गया तो खेती करने के लिए नए नए हथियार बनने लगे, खेती करना आसान हो गया। जब खेती करना आसान हो गया तो नए नए किसान जो है
वह अच्छी फसल उपज करने लगे, खेती बाड़ी अच्छे तरीके से होने लगी, अनाज एकत्रित होने लगा। जब अनाज एकत्रित होने लगा तो लोग दूर दूर की बजाय पास पास आकर बसने लगे, और जब पास पास आकर बसने लगे तो एक छोटी जगह पर बसे, फिर धीरे धीरे थोड़ी और बड़ी जगह पर बसे, फिर वहाँ से निकल पे थोड़ी और बड़ी जगह पर बसे, है कि नहीं। तो धीरे धीरे नगरीकरण शुरू हो गया, शहरीकरण शुरू हो गया, है कि नहीं। लोहे की खोज हो गई, सारे काम आसान हो गए, खेती खूब होने लगी, अनाज की उपज खूब हो गई, है कि नहीं। तो शहरीकरण प्रारंभ हो गया। इसीलिए याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली नगरीय व्यवस्था कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता। और अगर दूसरी नगरीय व्यवस्था, द्वितीय नगरीय व्यवस्था कहा जाए तो यही थी, जिसका नाम है महाजनपद। अभी बताएंगे हम थोड़ा आगे बोल गए। देखिए, लोग एक जगह एकत्रित होने लगे, तो क्या हुआ कि जब छोटी जगह पर एक लोग एकत्रित हुए तो उसको कहा गया क्या, कबीला। छोटी सी जगह पर लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, उसको कबीला कहा गया। और बड़ी जगह हुई तो उसको क्या कहा गया, ग्राम यानी कि गांव कहा गया। और बड़ी जगह हुई, है ना, और बड़ी जगह पर लोग रहने लगे, उसको क्या कहा गया, जन। और बड़ी जगह हुई साथियों, उसको क्या कहा गया, जनपद। क्या कहा गया, जनपद। आज भी आपके ज़िले को क्या कहा जाता है, जनपद ही कहा जाता है ना। आज भी आपके ज़िले को जनपद ही कहा जाता है। सोचो, ये तब से है, 600 BC से जो है ज़िले को जनपद कहते हुए आ रहे हैं हम लोग। और बड़ी जगह हुई, जनपद भी बड़ा हुआ, तो क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। क्या कहा जाने लगा साथियों, महाजनपद। ये थी व्यवस्था, शहरीकरण। और ऐसे ही टोटल कितने महाजनपद हुए साथियों, 16 महाजनपद हुए। कितने साथियों जनपद हुए, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद टोटल कितने, भारत में टोटल कितने महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपद हुए हैं, यानी कि बड़े शहर, है ना। अब कहाँ कहाँ हुए देख लो। सबसे ज़्यादा तो भैया यूपी में। यूपी में कितने महाजनपद हुए, 8। यूपी में कितने महाजनपद हुए, 8। उसके बाद बिहार में कितने हुए, 3। और उसके बाद राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और दक्षिण भारत हुआ, यानी कि साउथ इंडिया। इन सब में भी एक एक महाजनपद हुआ है। भारत से बाहर भी आज की डेट में ना, हम लोग पाकिस्तान अलग हो गया है, म्यांमार अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। उस समय तो सारा का सारा क्या था, कंबाइंड था, है कि नहीं। तो भारत के बाहर भी कितने महाजनपद हुए हैं, 2। तभी तो ये कितने महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद हुए साथियों, 16 महाजनपद, है ना। अब इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था, बताइए साहब। 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह कौन था, मगध। कौन सा महाजनपद था, मगध। क्योंकि इस मगध महाजनपद ने सारे के सारे जनपद पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। पूरे भारत पर जो शासन था वो किसका था, मगध महाजनपद का था। वहीं से पूरी राजनीति चलती थी। लेकिन ये कैसे किया, एकदम से थोड़ी किया, उसकी कहानी है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद थे ना बच्चों, इनमें से क्या है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। 16 महाजनपद तो नहीं पूछेगा, शुरुआत के 2-4 महाजनपद हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों, है कि नहीं। जैसे पहला कौन सा था, गांधार। पहला महाजनपद कौन सा, गांधार। महाभारत देखी है तुमने, महाभारत में जो दुर्योधन की मम्मी जी होती हैं वो गांधार की ही तो होती हैं, गांधारी उनका नाम होता है कि नहीं। तो वो यहीं की थी, गांधार, है ना। तो पहला महाजनपद कौन सा हुआ, गांधार। दूसरा कंबोज। तीसरा मत्स्य या मत्स्य। चौथा अवंती। पांचवा कुरु। ऐसे करके 16 महाजनपद हुए हैं साथियों। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा, गांधार। कौन सा बोलो, गांधार। पहला महाजनपद कौन सा, गांधार। भैया इसकी जो राजधानी थी वह, गांधार की जो राजधानी थी वह कौन सी थी। राजधानी में पूछेगा कौन कौन से क्षेत्र है वही पूछेगा। तो गांधार की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तक्षशिला। तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। और ये मतलब आज की डेट में ये, अब ये जगह आज की डेट में कहाँ है, तो रावलपिंडी सुना है, रावलपिंडी नहीं सुना,
पेशावर सुना है? नहीं सुना? खूब सुना होगा। रावलपिंडी, पेशावर कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तो ये जो गांधार महाजनपद था, कहाँ था? अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। आई बात समझ में? दूसरा कंबोज, कंबोज, इसकी जो राजधानी क्या थी? हाटक। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर। ठीक है, हाटक या राजपुर। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। और ये हजारा का क्षेत्र, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान। पहले दो महाजनपद हैं, गांधार और कंबोज। पहले महाजनपद कौन कौन से? गांधार और कंबोज। ये दोनों ही भारत से बाहर हैं। कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में हैं। तुम्हें पता है, अगर हम कहें सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, और सिकंदर ने भारत को नहीं जीत पाया था, है कि नहीं? तो आज का जो भारत है, आज का भारत, आज के भारत को सिकंदर नहीं जीत पाया था, लेकिन उस समय का जो भारत था, तो उसमें ये जो थे गांधार और कंबोज, इन दोनों को सिकंदर ने जीत लिया था। इससे आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि इससे आगे जो है व्यास नदी पड़ जाती और उसको पार नहीं कर पाया था, है ना। खैर वो आगे की बात है, आगे पढ़ाएंगे हम लोग। इन पर तो उसने अधिकार कर ही लिया था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। केवल मतलब उस समय जितने देशों की जानकारी थी, उतने देशों को उसने जीत लिया था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कह देते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं? गांधार, कंबोज। तीसरा मत्स्य, मत्स्य या मत्स्य। ठीक है भैया। इसकी राजधानी विराटनगर, विराटनगर। इसकी राजधानी क्या? विराटनगर। हम पूरे 16 नहीं लिखाएंगे, शुरुआत के 4 लिखाएंगे केवल, है ना। बाद बाकी 16 हम यहाँ पर आपको लगा देंगे। आप जो है पूरे 16 महाजनपद देख लेना। हम शुरुआत के 4-5 ही लिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना, तो उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। विराटनगर, ठीक है। और ये अब आज की डेट में कहाँ पर है? तो जयपुर का जो समीप क्षेत्र है, जयपुर के समीप जो सीमावर्ती का जो क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान, ये आज की डेट में यहीं पर है। ठीक है। चौथा अवंती, अवंती, है ना। चौथा महाजनपद कौन सा था? अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी। और उज्जैनी का जो नीचे का देखो, जो मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला भाग है, उस समय उसको माहिष्मती बोलते थे, उसकी राजधानी माहिष्मती। बाहुबली मूवी देखी है? उसमें वो कहती है कि माहिष्मती, वही वाला माहिष्मती। ठीक है। तो ये कहाँ पर आज की डेट में है? मध्य प्रदेश में। मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश, है ना। मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है। चौथा। 5वां महाजनपद कौन सा? कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसी को आज हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली, है ना। इंद्रप्रस्थ आज भी उसको क्या कहते हैं? दिल्ली। और ये कहाँ था भाई? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, है ना। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा हो गया, है ना, ये जितने भी हैं। तो भैया हमने 5 महाजनपद पढ़ा दिए। ऐसे ही टोटल कितने महाजनपद हैं? 16। ऐसे ही टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह कौन सा था? मगध था। ठीक है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 16 महाजनपद आप याद मत करना, लेकिन शुरुआत के 3-4 जो है याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है साथियों, पूछ देता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो, बताइए। पहला महाजनपद कौन सा? गांधार। राजधानी तक्षशिला। कहाँ पर है अभी ये? पाकिस्तान में है। दूसरा महाजनपद कौन सा? कंबोज। दूसरा महाजनपद कंबोज। इसकी राजधानी हाटक, हाटक या राजपुर। ठीक है। अभी ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। तीसरा कौन सा है बोलो? मत्स्य या मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर, और ये अभी कहाँ है? जयपुर में। चौथा कौन सा है? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती।
ये अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। 5वां कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, कहाँ है अभी ये? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। आ रही है बात समझ में कि नहीं साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कहा कि इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था साथियों वो कौन सा था? मगध था। और इसने जो है आसपास के जितने भी महाजनपद थे सब पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलो देखो इधर। देखो यहाँ पर क्या है? बिहार राज्य यहाँ पर है, तो बिहार राज्य यहाँ पर है। अब देखिए इधर, यहाँ नीचे था मगध महाजनपद, मगध महाजनपद यहाँ नीचे था। और यहाँ से क्या है? गंगा नदी है। और यहाँ पर एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था? अंग महाजनपद। और यहाँ पर एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी वैशाली। वज्री महाजनपद था और राजधानी थी क्या? वैशाली। ठीक है, और इसकी राजधानी राजगृह थी। क्या राजधानी थी बोलो? राजगृह। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई ये जो मगध महाजनपद था ये मगध महाजनपद बाद की आसपास के सारे महाजनपद को मिलाता गया और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। पूरे भारत में किसका शासन हो गया? मगध महाजनपद। लेकिन कैसे हुआ एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखो मगध महाजनपद पर जिस पहले राजवंश ने राज्य किया वह कौन सा था? मेन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है साथियों, ध्यान से पढ़ना एक एक बात। देखो मगध पर पहले राजवंश किसने राज्य किया है भैया? तो देखो एक ट्रिक है, ट्रिक समझो, ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है? हसिन मशुक शाह, हसिन मशुक शाह, ये ट्रिक है। हसिन मशुक शाह। हा से क्या है? हर्यंक वंश। सी से क्या है? शिशुनाग वंश। ना से क्या है? नंद वंश। मा से क्या है? मौर्य वंश। शु से क्या है? शुंग वंश। का से क्या है? करणव वंश। और सा से क्या है? सातवाहन वंश। इन सारे वंशों ने मगध पर शासन किया है। ट्रिक से याद रखो, हसिन मशुक शाह। कौन कौन से वंशों ने मगध पर शासन किया है? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, करणव वंश और सातवाहन वंश। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से हम लोग? हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश पहला राजवंश, मगध पर शासन करने वाला या भारत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यंक वंश था। कौन सा वंश था बोलो साथियों? हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे बोलो? बिंबिसार। कौन थे बोलो? बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे बोलो? बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, अब ये क्या काम करते थे बिंबिसार? इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह या गिरिवज्र। बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाया? यहाँ पर राजधानी थी राजगृह या गिरिवज्र, एक ही बात है। ठीक है, तो बिंबिसार राजधानी कौन सी बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई बोलो? राजगृह, राजगृह। ठीक है, देखो भैया पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, जैन धर्म को मानते थे और इन्होंने क्या काम किया? जो बिंबिसार था ये बड़ा होशियार आदमी था, इसके बारे में जानिए अभी आप। इसने क्या काम किया कि अंग पर आक्रमण किया है। अब देखो एक एक करके इसने मतलब मगध ने कैसे पूरे क्षेत्र राज्य किया वो हम बता रहे हैं। मगध ने सबसे पहले इसने क्या काम किया? बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, है कि नहीं? अंग पर आक्रमण किया और उसको क्या कर लिया? जीत लिया। और यहाँ पर राजा किसको बना दिया? अपने ही बेटे, जिसका नाम क्या था बोलो? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब समझते हो? जिसका कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, अजातशत्रु। चलो, तो
बड़ा होशियार आदमी था ये, कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले किसको जीत लिया? अंग जीत लिया। महाभारत देखिए, महाभारत में दुर्योधन कर्ण को जो राज्य दे देते हैं मित्रतापूर्व, वो कहते हैं अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, यही वाला अंग है कि नहीं? देखो, तो अंग को जीत कर बिंबिसार ने अंग को जीतकर यहाँ का राजा किसको बना दिया? अजातशत्रु को बना दिया। बड़ा होशियार था, इसने सोचा कि अरे चलो कोई बात नहीं, अंग तो हमने जीत ही लिया है, अब सारे के सारे जो है जीतते हैं। और ये आसपास के जो है क्षेत्र को मिलाता गया। लेकिन ये चाहता था कि यार हमने अंग को तो जीत लिया, लेकिन अब अंग को जीतने के बाद जस्ट जो है किस पर आक्रमण करते हैं? चलो वैशाली पर आक्रमण करते हैं। इतना सोचा कि अरे यहाँ इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसने अंग को जीत लिया, अब सोचा कि चलो वैशाली पर आक्रमण करते हैं, वैशाली को जीतते हैं। और वैशाली को जीतने के लिए आक्रमण किया, गंगा नदी पार करी और मार खा के चले आए, नहीं जीत पाए। तो वैशाली को नहीं जीत पाया। तो क्वेश्चन पूछा जाए क्या बिंबिसार ने वैशाली को जीत पाया था? तो नहीं जीत पाया था। बड़ी टेंशन, अब इसको लगा अरे यार वैशाली को तो हम जीत ही नहीं पाए। लेकिन ये बड़ा होशियार आदमी था, कौन? बिंबिसार। ये क्या करता था, देख लेता कोई भी लड़की होती थी ना, ऐसी लड़की को ढूंढता था जिसका भाई वगैरह ना हो। अच्छा, ऐसी लड़की जिसका कोई भाई, आज भी ऐसी लड़की जिसका कोई भाई वगैरह नहीं है तो उसको नवरसा बोला जाता है, नवरसा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप खुद ही हो, आप अगर लड़के हो तो आप अगर ऐसी लड़की से शादी करते हो जिसका कोई भाई नहीं है, तो अमूमन उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसका एक सबसे खतरनाक इसका जो सबसे खतरनाक नुकसान है वो ये है कि फिर आपको ये जो आपके सर पे चढ़ के वो शिव तांडव करेगी, आप कुछ कह भी नहीं पाओगे। तो वही इसके साथ होता था बिंबिसार के अंदर। ये देखता था कि कोई लड़की है जिसका भाई वगैरह नहीं है, खटाक से उसको फंसा लेता था और उससे शादी कर लेता था। शादी करके और दहेज में उस राज्य को ले लेता था। तो दहेज लेकर अपने राज्य को बढ़ाता था। देख लेता था कि कोई लड़की है, भाई वगैरह नहीं और टेढ़ी टाढ़ी भी है, मतलब लंगड़ी लूली है, काली कलौटी है, जैसी भी है, इसको कोई टेंशन नहीं है, बस उसका भाई वगैरह नहीं होना चाहिए। उसको फंसा लेता था, उससे शादी कर लेता था और दहेज में क्या मांग लेता था? उसी राज्य को मांग लेता था। तो दहेज प्रथा से ये आसपास के क्षेत्रों को मिलाता गया। ठीक है, अभी इतना भी मत मिलाओ, ये मध्य प्रदेश को ऐसे नहीं जीत पाया था दहेज करके। देखो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है। अब ये दहेज ले लेकर, लेकिन वैशाली को नहीं जीत पाया था, लेकिन आसपास के क्षेत्र को दहेज ले लेकर बढ़ाता जाता था। बड़ा होशियार था ये, है कि नहीं? देख लेता था कि हाँ लड़की का कोई भाई वगैरह नहीं है, शादी कर लेता था और दहेज में राज्य उसको मांग लेता। देख रहे हो, ये दहेज की जो प्रथा ये कोई अब से थोड़ी है। आज की डेट में भी जो है लड़का की नौकरी वगैरह हो जाती है तो वो दहेज में मांगता है कि नहीं मांगता है कि नहीं? तो ये व्यवस्था आज से थोड़ी है, ये तो 600 BC से जब पहला राजा स्टार्ट हुआ था हर्यंग वंश का बिंबिसार, ये तो प्रथा तब से चलती आ रही है। ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी है कि नहीं? तो इसने तो बहुत सारा अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी वैशाली को नहीं जीत पाया। और इधर एक राज्य है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जो राजा थे, अब मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था, अभी आपको बताया, कौन सा था बोलो? अवंती। कौन सा था बोलो? अवंती। यहाँ के राजा कौन थे? चंद्र प्रद्योत। अवंती के राजा कौन थे? चंद्र प्रद्योत। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत। इनको भाई साहब ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब तुम नहीं बचे हो, हाँ अब नहीं बचे हो। जैसे डोकर लोग होते हैं, अच्छा तुम गांव में जाना और जब बुजुर्ग डोकर लोग होते हैं उनकी खांसी होगी और खांसी के बाद एक डायलॉग है, जैसे खांसेंगे फिर कहेंगे अब नहीं बचे हैं, एक खांसी आएगी अब नहीं बचे हैं, तो यही डायलॉग है। तो ऐसे ही इनका डायलॉग हो गया था, किसका? अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत। इनके डॉक्टर ने कह दिया भैया अब तुम अब नहीं बचे, अब तुम्हारा कन्फर्म टिकट हो गया, अब तुम जाने वाले हो। अब ये बड़ा टेंशन है, अब क्या कहें? तो इन्होंने मदद मांगी, किससे? मगध के राजा बिंबिसार से। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपना राजवैद किसको भेजा? जीवक को भेजा। किसको भेजा? जीवक। तो बिंबिसार ने अपना राजवैद किसको भेजा? जीवक को भेजा।
और कहा कि देखो भाई इनके जो सही हो पाए तो ना सही करियो। तो भैया जीवक आया और इसने चंद्रप्रद्योत को क्या कर दिया, सही कर दिया। अब चंद्रप्रद्योत खुश हो गए, अरे वाह, मगध के राजा बिंबिसार ने तो यार हमको ठीक कर दिया, हम तो जाने ही वाले थे और हमको तो ठीक कर दिया। तो खुश होकर अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अवंती को भी किसके अंडर में, किसके अंतर्गत कर दिया बोलो, मगध के अंतर्गत। तो मगध का साम्राज्य मध्य प्रदेश तक फैल गया। तो अवंती को कैसे जीता था बोलो, राजवैद्य जीवक के द्वारा। इतनी बात समझ में आई साथियों, है कि नहीं। तो दहेज प्रथा से ये क्या करता था बिंबिसार, आसपास के जितने भी राज्य होते थे उनको अपने में मिला लेता था। इतनी बात समझ में आई साथियों, ठीक है। बोलो, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह या गिरिवज्र, ठीक है। अंग को जीत लिया, वहाँ का राजा किसको बना दिया, अजातशत्रु को, ठीक है। दहेज प्रथा, ये अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करते थे, दहेज प्रथा से करते थे। लिख देते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करते थे, दहेज प्रथा से करते थे। आई बात समझ में, दहेज प्रथा से। अब क्या हुआ, एक दिक्कत हो गई, बड़ा होशियार था ये कौन, बिंबिसार। अब इनका टाइम आ गया है भाई। बिंबिसार के बेटे कौन है बताओ तुम, जल्दी से बताओ। बिंबिसार का बेटा कौन, क्या नाम है उसका, अजातशत्रु। अब ये दहेज ले लेकर नई नई शादी कर 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 अपने साम्राज्य को तो बढ़ाते जा रहे थे, और लेकिन राजगद्दी नहीं छोड़ रहे थे। अब इनका बेटा था परेशान। बिंबिसार का बेटा कौन, अजातशत्रु। अब ये बिंबिसार जो है शादी कर करके अपना साम्राज्य तो बढ़ा रहे थे, हमेशा एक नई शादी कर लेते थे, दहेज में वो उस राज्य को ले लेते थे और राजगद्दी नहीं छोड़ रहे। अब बड़ा परेशान अजातशत्रु, बड़ा परेशान, ये राजा नहीं बन पा रहा है। इस अजातशत्रु को एक लड़की से प्रेम हुआ था, ठीक है, जिसका नाम वजीरा था। अब लड़की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो, इसके मामा की ही लड़की थी, अजातशत्रु के मामा की ही लड़की थी, वजीरा नाम था। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अजातशत्रु को एक लड़की से प्रेम हो गया। अब ये लड़की अजातशत्रु से कहती है तुमसे थोड़ी शादी करें, तुम तो राजा ही नहीं बनते हो, तुम्हारे तो पिताजी गद्दी पर बैठे, तुम तो राजा ही नहीं बन रहे, तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब बड़ी समस्या आ गई अजातशत्रु के सामने। अब ये अजातशत्रु कहता था कि हमसे शादी करो अगर प्रेम करते हो तो। अब लड़की कहती थी हाँ तुमसे थोड़ी शादी, तुम तो राजा ही नहीं बन रहे, ऐसे कैसे शादी करें, जब तुम राजा बने हो तभी तुमसे शादी करें। अब ये अजातशत्रु जो है अपने पिताजी से कहता कि गद्दी छोड़ो साहब, समझो समस्या है। अब अजातशत्रु गद्दी नहीं खाली कर रहे। एक दिन गुस्सा आई, बिंबिसार गद्दी नहीं खाली कर रहे। एक दिन अजातशत्रु को गुस्सा आई, ली तलवार और पीछे से घोंप दे, ससुरा बुढ़ऊ जो है गद्दी नहीं खाली करता, हमको राजा ही नहीं बनने देता है। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी बोलो, बिंबिसार की। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी, बिंबिसार की, ठीक है। और फिर राजगद्दी पे कौन बैठ गया, अजातशत्रु बैठ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी बोलो, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, इसी के बेटे अजातशत्रु ने, है ना। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, इसी के बेटे अजातशत्रु ने। अब जो है गद्दी पर कौन बैठ गया, अब राज सिंहासन पर कौन बैठा है बोलो, अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, कुड़िक या पितृहंता। क्यों, क्योंकि इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसको कुड़िक या पितृहंता कहते हैं। अपने ही बाप की हत्या कर दी थी, है कि नहीं। देख रहे हो लड़की का चक्कर कितना ख़राब है, अपने ही बाप की हत्या कर दी। अब ये अजातशत्रु भी इसी तरह से शासन को करने लगा। अब अजातशत्रु ने क्या किया, इसने जो राजधानी थी राजगृह, इसकी किलेबंदी कराई। इसकी क्या करा दी, किलेबंदी कराई। हालांकि मगध को किलेबंदी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगध महाजनपद जो है इसीलिए इतना शक्तिशाली था क्योंकि उसके चारों तरफ नदियां थीं। उत्तर में भैया गंगा नदी,
दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, है ना, इधर सोन नदी, इधर पश्चिम में सोन नदी, इधर पूर्व में फाल्गु नदी, चारों तरफ नदियों से घिरा था ये मगध महाजनपद। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली था। लेकिन अजातशत्रु ने राजगिरी की क्या करा दी, किलेबंदी कर दी, आसपास जो है घेराबंदी करा दी, ठीक है। अच्छा, अब इसने सोचा कि पिताजी जो हमारे थे बिंबिसार, वो सारे राज्य को जीत लिए लेकिन एक राज्य को नहीं जीत पाए थे। याद है कौन सा राज्य बताओ? इधर गंगा नदी है, नीचे क्या है बोलो, मगध, इस पर राज कर रहा है अब कौन, अजातशत्रु, और ऊपर ऊपर कौन सा है बोलो, वैशाली, ठीक है। इधर अंग को तो जीत ही लिया था। अब अजातशत्रु ने सोचा कि हमारे जो बाबूजी थे पिताजी बिंबिसार, वो वैशाली को नहीं जीत पाए थे, तो हम जीत कर दिखाते हैं, है कि नहीं। तो मगध महाजनपद पर अजातशत्रु था, उसने सोचा कि हमारे पिताजी गए थे एक बार जीतने वैशाली को, लेकिन मार खा के वापस लौटे, नहीं जीत पाए। तो इतना आसान नहीं है वैशाली को जीतना। तो इसने क्या काम किया, अपना जासूस भेजा। इसका जासूस था भाई साहब, और जासूस का नाम क्या था बोलो, वर्षकार। जासूस का नाम क्या था, वर्षकार। अपने जासूस वर्षकार को यहाँ भेजा। अब ये जासूसी करने लगा, देखने लगा कि वैशाली में क्या इसका सीक्रेट है, कैसे मतलब सेना को अंदर लाया जाए, कहाँ मतलब हथियार वगैरह रखे हुए हैं, है ना, किला कैसे तोड़ा जाएगा, सेना की कमजोरी क्या है ना, कौन कौन से जो है हथियारों का पहले इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से बाद में करना चाहिए, सारी की सारी जो गुप्त जानकारी थी वैशाली की, वो कौन लेकर चला आया, जासूस वर्षकार। और फिर कहा किससे, अजातशत्रु से, कि चलो अब करो आक्रमण, ठीक है। तो वर्षकार की मदद से अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया बोलो, वैशाली पर, और वैशाली को जीत लिया। युद्ध किया वैशाली पर, और क्या कर लिया बोलो, जीत लिया। एक बात और समझना, इस युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कौन कौन से थे, 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पहला क्या था, रथमूसल, दूसरा महाशिला कंटक, है ना। इस युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कौन कौन सा, रथमूसल और महाशिला कंटक। किस युद्ध में, वैशाली पर आक्रमण किया था अजातशत्रु ने वर्षकार की मदद से, ठीक है। कौन कौन से 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था, रथमूसल और महाशिला कंटक। अब देखो इधर, अब तो भैया मगध ने जो है वैशाली को भी जीत लिया। अब पूरा मगध, और इधर तो पूरा का पूरा इस पर अधिकार था ही था। तो इस तरह से मगध राज्य जो है बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन जो आदत किसकी थी, बिंबिसार की थी, वही आदत किसकी रही, अजातशत्रु की। अब ये अजातशत्रु भी सिंहासन खाली नहीं करता था, है कि नहीं, वही समस्या है ये भी, अजातशत्रु भी सिंहासन खाली नहीं करता था। अब अजातशत्रु का बेटा आया, क्या नाम है इसका बोलो, उदयन। अजातशत्रु का बेटा उदयन। अब ये भी कहने लगा कि पिताजी गद्दी खाली करो, हमको भी राजा बनना है, समझा करो। हमारी वाली जो है वो कहती है कि तुम तो राजा ही नहीं बनते, और ये भी सिंहासन खाली नहीं कर रहा था। तो उदयन ने फिर किसकी हत्या कर दी बोलो, अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या कर दी किससे, उदयन ने किसकी हत्या कर दी, अपने ही पिता, किसकी, अजातशत्रु की, है कि नहीं। उदयन ने किसकी हत्या कर दी, अपने ही पिता अजातशत्रु की। लेकिन ये जो उदयन था ना, उदयन ये होशियार टाइप का आदमी था। ये समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए इसका जो बेटा था नागदशक, उदयन ने अपने बेटे नागदशक को बोला कि बेटा जब भी तुम्हें गद्दी चाहिए हो और जब भी तुम्हें शादी वगैरह करनी हो तो हमको बता दियो, ठीक है, हमको बता दियो ना, पता लगे तुम मेरी तरह या अजातशत्रु की तरह हमारी हत्या कर दो, ऐसा मत करियो, बता दियो। तो ये होशियार निकल गया। इसने अपने बेटे से कह दिया कि भैया जब भी शादी करनी हो या जब भी राजगद्दी चाहिए हो तो हमको बता दियो, नहीं तो पता लगे तुम भी हमारी हत्या कर दो। तो इसलिए ये बच गया था। कौन, उदयन का बेटा आया कौन, नागदशक। लेकिन ये नागदशक अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था। कैसा था बोलो,
अयोग्य शासक था, है ना। और नागदशक की हत्या किसने कर दी? नागदशक की हत्या कर दी इसी के सेनापति क्या नाम था? शिशुनाग। क्या नाम था बोलो? शिशुनाग। तो नागदशक की हत्या कर दी किसने? इसी के सेनापति शिशुनाग ने। और ये कौन सा वंश चल रहा है? हर्यंग वंश। हर्यंग वंश खत्म हो गया भाई। उदयन का बेटा कौन? नागदशक। नागदशक अयोग्य था, इसीलिए नागदशक का जो सेनापति था कौन? शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी क्या कर दी बोलो? हत्या कर दी, ठीक है, इसके सेनापति ने, और हर्यंग वंश समाप्त हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, सेनापति कौन सा है? शिशुनाग। अब हर्यंग वंश तो खत्म होगा, क्योंकि भाई हर्यंग वंश का अंतिम शासक कौन है? ये नागदशक। अब नागदशक की हत्या हो जाएगी तो ये तो वंश खत्म हो जाएगा, और ये सेनापति शिशुनाग है, ये इस वंश का थोड़ी है, तो अपना ये नया वंश स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए सेनापति शिशुनाग ने नए वंश की स्थापना करी। कौन सा? शिशुनाग वंश। कौन सा बोलो? शिशुनाग वंश, ठीक है। लेकिन भैया उदयन ने कुछ काम किया है, उसको भी देख लो, ये बात की बात है। उदयन ने कुछ काम भी किया है, वो भी देख लो। अजातशत्रु का बेटा कौन? देखो, अजातशत्रु का बेटा कौन? उदयन। उदयन ने क्या किया? इसने अपनी जो राजधानी बनाई, इसको भी पितृहंता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसने भी पिता की हत्या करी थी, है कि नहीं? कुड़ी क्या पितृहंता इसको भी बोलेंगे, इसने भी तो अपने बाप अजातशत्रु की हत्या कर दी। अच्छा, इसने एक काम किया, उदयन ने क्या किया? अपनी राजधानी कुसुमपुर को बनाया। कुसुमपुर, इसी को बाद में नाम पुरुषपुर पड़ा, और इसी का बाद में नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र। और इसी का बाद में नाम क्या पड़ा बोलो? पटना, जो आज बिहार की राजधानी है कि नहीं? देखो, उदयन ने अपनी राजधानी कुसुमपुर को बनाया या पुरुषपुर को, ठीक है। अब उदयन का बेटा कौन आया? नागदशक। नागदशक अयोग्य था, इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी, सेनापति, और ये हर्यंग वंश खत्म हुआ, ठीक है। तो भैया हर्यंग वंश खत्म। अब आप खुद से बताइए, हर्यंग वंश खत्म हुआ, अब अगला वंश कौन सा आया? क्योंकि भैया सेनापति कौन, क्या नाम था? शिशुनाग। अब ये अपने वंश की स्थापना करेगा, तो अगला वंश कौन सा आएगा? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्णव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। ये इतने वंश जो है मगध पर शासन करेंगे, इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना। आज की क्लास में हम लोगों ने हर्यंक वंश को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। जो भी बची खुची जानकारी है वो हम आपको बताते रहेंगे, है कि नहीं? सभी साथी, उम्मीद करते हैं क्लास आपको आज की बहुत पसंद आई होगी। सभी साथी अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, है ना। जो भी बची हुई जानकारी है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसका PDF डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।